अब बैंकर, मैंने कहा था ना आगे बैंकर भी आएगा। चलो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं हुआ है, वहां पे थोड़ा और डिटेल में आप पढ़ेंगे कि बैंकर कब एजेंट हो जाता है। बैंकर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल द टाइम्स बैंकर्स आर नॉट एजेंट, ठीक है ना। ऑल द टाइम्स बैंकर्स आर नॉट क्रेडिटर, ठीक है ना। ये रोल उसका चेंज होते रहता है। जब बैंक आपको लोन देती है तो वो क्या हो जाता है, वो क्रेडिटर हो जाता है और आप डेटर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपना अमाउंट, अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में डालते हो या उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या उनके किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या हो जाते हो, क्रेडिटर एंड दे बिकम्स डेटर। समझ में आया। तो उसी तरह बैंकर एजेंट भी है, ट्रस्टी भी है, और क्रेडिटर और डेटर का रोल इंटरचेंजेबल है। करेक्ट। इसी तरह हमने बोला था कि बैंकर और कस्टमर के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप है जो इंटरचेंज होते रहता है, जो अभी मैंने बताया उस हिसाब से। बट देयर इज अ सुपर एडेड रिलेशनशिप ऑन बैंक दैट इज ऑफ एजेंट। अब इसको आश्चर्य लग रहा था कि बैंक मैनेजर को या बैंक को एजेंट कैसे बोल सकते हैं, वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस पे किसी को पे कर रहा है। जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे तब तक वो पे करेगा तुम्हारे अकाउंट से नहीं, तो ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। आप खुद से पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन आपका पैसा हमारे पास है और आपने हमें इंस्ट्रक्शन दिया थ्रू योर चेक, थ्रू योर इंस्ट्रूमेंट्स कि मुझे ये अमाउंट इसको पे करना है या इसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, देन आई डिड इट। तो बैंक क्या काम कर रहा है अभी, एज एन एजेंट। समझ में आया। तो बैंक कस्टमर के लिए एजेंट का भी काम करता है, सो दैट द मैनेजर होल्ड्स द पोजीशन ऑफ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। ठीक है ना। वो भी किसके बिहाफ में काम कर रहा है, तो कस्टमर के लिए कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे, और अपने बैंक के लिए अपने ओनर जो भी सीईओ है, जो भी एमडी है, उसके इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ में आपको उस पॉलिसीज, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है। तो बैंक इज अ, बैंक का जो एक पोजीशन है वो एजेंट का भी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। ठीक है। नॉन मर्केंटाइल एजेंट, कैसे एजेंट को बोलेंगे नॉन मर्केंटाइल एजेंट, ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताया था आपको, सॉलिसिटर्स। इनके साथ कुछ कमीशन नहीं देना आपको, या आपके किसी बिजनेस में हेल्प नहीं करते, ना सामान बेचते हैं, ना सामान किसी को कंसाइन करते हैं, ना कहीं से शिपमेंट लाना है, ना कहीं ले जाना। तो जो नॉन मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स, LIC एजेंट्स, है ना, और भी एमवे के एजेंट्स, दे आर नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स। ये एमवे के एजेंट्स तो फिर भी मर्केंटाइल एजेंट में आ जाएंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के बारे में जानते हो, नहीं जानते होंगे अभी आप, कोई बात नहीं। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हो सकता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कोई नहीं पढ़ाएगा, अगर आएगा तो नीतीश सर ही पढ़ाएंगे। तो जो एग्जिम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में, फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट होता है। क्लियरिंग एज इट नेम शोज, क्लियर करने, जब आपका कोई फॉरेन से शिपमेंट आया है और आकर के पोर्ट पे रखा हुआ है, तो उसको जाएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, बिल उसका देंगे, शिपमेंट का पेमेंट करेंगे, और फिर वो सामान हम क्या करेंगे, अपने कस्टडी में लेंगे। तो क्लियरेंस करना पड़ेगा ना उस चीज का। तो जो भी क्लियरेंस करके वापस से कस्टडी में लेता है, तो मान लो खुद ओनर तो नहीं जाता होगा ना उस सब काम के लिए, तो उसने किसी को रिक्रूट करा होगा। तो वो एजेंट जो किसी दूसरे कंपनी या किसी बिजनेस के लिए शिप पे जा करके सामान का कस्टडी लेता है, और लेने के लिए जितना भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और पेमेंट करना होता है वो सब करता है, उसको हम क्लियरिंग एजेंट बोलेंगे। एंड दिस क्लियरिंग एजेंट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ नॉन मर्केंटाइल एजेंट। क्लियर। फॉरवर्डिंग एजेंट, अगेन ये भी उसी का हिस्सा है। क्लियरिंग की बारी कब आई, जब आपको रिसीव करने जाना है, तो उसके अगेंस्ट फॉरवर्डिंग की बारी कब आई, जब आपको सामान को फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना है, भेजना है। तो जो भी कस्टम का, जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो भी LOC लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, वो सिग्नेचर करवाना है। अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होता है एक की बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंजेस कि इस एक्सचेंज के बिहाफ में आपको ये बिल दिया जाता है, जब ये हो जाएगा एक्सचेंज तो विल पे यू ऑन सो एंड सो डेट, इस बिल का पेमेंट आपको हो जाएगा। अभी कुछ कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है,
बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम है जो आप उसमें पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पढ़ेंगे। तो उस सब चीजों को पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम करवा करके सामान को पोर्ट से रवाना करना अगले डेस्टिनेशन के लिए, एक इसका काम होता है, फॉरवर्डिंग एजेंट का काम होता है। और ये फॉरवर्डिंग एजेंट भी हेल्प करते हैं सामान को भेजने में, एक्सपोर्ट करने में। समझ में आया? इंपोर्ट करने में क्लियरिंग एजेंट की बारी आएगी और एक्सपोर्ट के टाइम में फॉरवर्डिंग एजेंट की बारी आएगी। एंड दे आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स। समझ में आया? मेरे ख्याल से अब खत्म हो जाना चाहिए ये। यस, नाउ इट इज ओवर। ठीक है, अब एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। एजेंट और सर्वेंट में क्या कोई अंतर है? सबसे पहला अंतर तो एजेंट वर्क फॉर कमीशन, ठीक है ना, बट सर्वेंट नेवर वर्क फॉर कमीशन। आज होगा तो तुम पैसे दोगे, कल काम नहीं है तो उसको नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसको तो एक आपको पैसा रेगुलर देना पड़ेगा। ठीक है, और भी आते हैं एक और डिफरेंस जो अभी हम ऐसे ही आप समझ सकते हैं। सर्वेंट आपको, एजेंट आपको थर्ड पार्टी के साथ बाइंडिंग, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सकता है। क्या सर्वेंट ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। सर्वेंट ये काम नहीं कर सकता कि आपको किसी और पार्टी के साथ, सर्वेंट का साइन चलेगा एज इफ इट इज साइन बाय द प्रिंसिपल ओनली? नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द पर्सन नोन एज principal and he brings his principal into the contractual or legal relationship with third party. इसको हम बोलेंगे एजेंट। सर्वेंट को हमने सर्वेंट मास्टर का रिलेशनशिप है, बट सर्वेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द मास्टर एंड द थर्ड पार्टी, राइट? ठीक है, ठीक है। उसके बाद an agent has to exercise the authority according to the principal's instructions. He is not subject to the principal's direct control and supervision. यानी कि एजेंट के ऊपर आपको डायरेक्ट कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं। एक बार आपने उसको पॉलिसी, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब उसको क्या काम है? उसका काम है कि उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो आपका फर्दर आगे काम करेगा। लेकिन सर्वेंट पे आप सुपरविजन डायरेक्ट रख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है और क्या काम, उसको भी आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बट दे आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हिज मास्टर। ठीक है ना, आप उस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, राइट? एवरी मतलब सर्वेंट हैज टू एक्ट इन ऑर्डर्स, हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है ना, अलग अलग बातें बोली जाएगी सर्वेंट को। तो आप उस पर क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन रख सकते हैं। किसके ऊपर? सर्वेंट के ऊपर। एन एजेंट हैज एन ऑथोरिटी टू बाइंड हिज प्रिंसिपल, हो चुका है, इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बाइंड करने का, और सर्वेंट थर्ड पार्टी के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। अ प्रिंसिपल इज ऑलवेज लायबल फॉर द रॉन्ग्स ऑफ हिज एजेंट डन विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। यानी एजेंट्स के ऑथोरिटी में जो भी है, अगर एजेंट ने कुछ कर लिया, जैसे मैंने ऑक्शनियर का आपको एग्जांपल दिया था रिजर्व फंड के केस में, कि वो भूल गया, उसने कर दिया, तो भी आपको वो अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने ऑथोरिटी को इस्तेमाल करते हुए जिस भी लीगल रिलेशनशिप में आपको बाइंड करके आया है, वो आपको अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन सर्वेंट ऐसा नहीं कर सकता है। एन एम्प्लॉयर और मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्ग्स ऑफ हिज सर्वेंट इफ सच रॉन्ग्स आर कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या? एक एग्जांपल देती हूँ, पहला वाला तो आपको समझ में आ गया, पर आपका नौकर है कोई, ठीक है ना, सब लोग जानता है कि ये तुम्हारे यहाँ काम करता है 5-10 साल से, वो जाता है किसी किराना की दुकान पे और सामान लेकर के आ जाता है, ठीक है ना, आप यू आर अंडर द इम्प्रेशन की, या फिर आपने तो शॉपकीपर को बोल रखा है कि जब भी आएगा तो आप उसको ये सामान दे दीजिएगा, ठीक है ना, इतने तक का सामान आप इसको दे सकते हैं। अभी क्या हो गया, अगर सर्वेंट लेके आता और वो आपके घर नहीं जाता, वो कहीं भाग जाता है, तो वो कौन देगा? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल हम नहीं कहेंगे, इसको मास्टर बोलेंगे, विल नॉट यूज द टर्म प्रिंसिपल। मास्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि आपने शॉपकीपर के साथ अपने सर्वेंट को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कि ये हमारे घर में काम करता है, और कुछ कहते हैं ना, ये सामान लेने आएगा तो दे दीजिएगा भैया इसको, जो भी क्रेडिट पे ले तो लिख लीजिएगा, या कैश पे लेगा तो दे दीजिएगा। ऐसा करते हैं हम लोग अपने काम को आसान करने के लिए, लेकिन वो भाग गया। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब तक वो आपके यहाँ सर्वेंट है, तब तक अगर उसने कोई इस तरीके की गलती की और इस इंप्रेशन में गलती की, तो फिर वैसी गलती के लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल है और मास्टर को पे करना पड़ेगा। लेकिन
आपने बोल दिया कि फ्रॉम टुमारो ही इज नो मोर माय सर्वेंट, वो हमारे यहाँ नहीं काम करता, छोड़ चुका है, तब भी वो जाकर के सामान लेता है और अब आप आएंगे मेरे से क्रेडिट लेने, तो नाउ द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्योंकि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है, राइट। सेम ईयर, तो उस कोर्स में वो मास्टर और कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, जब तक आपने बोल रखा है तब तक आप उससे ले सकते हैं। एन एजेंट्स मोड ऑफ रेम्यूनरेशन में वैरी, यानी कि एजेंट को भी हमने देखा ना, कमीशन के रूप में, अगर वो रिस्क बेयर कर रहा है तो एक्स्ट्रा कमीशन के रूप में, या रेम्यूनरेशन के रूप में भी आप दे सकते हैं, या फिर जितने का अमाउंट है, मान लो ब्रोकर्स को क्या मिलता है 30%, 40%, जो भी है, जितने में डीलिंग हुई उसका सर्टेन परसेंटेज, तो उसका रेम्यूनरेशन डिफरेंट हो सकता है, दैट कैन वैरी, लेकिन सर्वेंट का फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, फिक्स्ड वेजेज है, ठीक है। An agent may work for several principals at one and the same time. एक समय में एजेंट सेवरल प्रिंसिपल के लिए काम कर सकता है, लाइक जो LIC का एजेंट है वो एमवे का भी प्रोडक्ट बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, तो एक समय में एक एजेंट 2-3 प्रिंसिपल के लिए काम कर सकता है, राइट, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया अब तक को एजेंट के केस में। लेकिन एक फुल टाइम सर्वेंट एक साथ फुल टाइम सर्वेंट, रिमेंबर, ठीक है ना, फुल टाइम सर्वेंट एक साथ 2 जगह काम कर सकता है, 2 मास्टर्स के लिए नहीं कर सकता है। तो क्लियर हो गया आपको ये? ओके, नाउ अब हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज पर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ड्यूटीज ऑफ एजेंट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज ऑफ एजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा ड्यूटी, आपको क्या लगता है? पहला पॉइंट तुम लोग खुद बताओ बिना देखे, मैं भी इसको छिपा दूं, आपको जो लगता है बोलिए, फिर हम बोलेंगे। What do you think? What can be the duties of agent? क्या क्या ड्यूटी हो सकता है एजेंट का? ड्यूटी मतलब कर्तव्य, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पार्टी, ठीक है, एजेंट कैन मेक डील विद थर्ड पार्टी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन और ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल के ऑथोरिटी के अनुसार ही कर सकता है, उससे अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम तो ये होगा टू कैरी आउट द वर्क अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के निर्देश के हिसाब से जो काम दिया गया उसको फाइनल करना, उस काम को पूरा करना पहला ड्यूटी है एजेंट का, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया तो क्या, तो आपको मालूम है, तो क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई निर्देश नहीं गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन, वो क्या करेगा? ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स व्हिच प्रिवेल्स, जो कस्टम्स है, जो चलता आ रहा है उस एरिया में, उस जगह पे, या वहां पे परसों से जो जिस तरीके से वो डीलिंग की जाती है या वो ट्रांजेक्शन किया जाता है, या फिर जो उसको अपने हिसाब से उस समय एज एन प्रिंसिपल सही लग रहा होगा, ठीक है ना, वो डिसीजंस वो ले सकता है। व्हेन ही एक्ट्स अदरवाइज, अगर वो इसके अलावा कुछ काम करता है और लॉस होता है, नुकसान होता है, तो ये नुकसान कौन बियर करेगा? ही मस्ट मेक इट गुड टू हिज प्रिंसिपल, यानी कि ये समझ में आया या नहीं? इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम किया, ही इज ऑन द सेफ साइड, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, आपको फ्रीडम दिया गया है, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपको क्या काम करना है, तो आप कैसे काम करेंगे? एज पर द प्रिवेलिंग कस्टम, या फिर a prudent or a wise man can think in that particular situation, जो रैशनल एक डिसीजन होगा वो आप लेते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ करते हैं जो कि अदरवाइज है, ना तो आपका इंटेंशन क्लियर है, ना तो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, अगर ऐसा कुछ होता है और नुकसान होता है, देन ही हैज टू कंपनसेट प्रिंसिपल फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस। मेक गुड ऑफ का मतलब होता है टू कंपनसेट समवन, टू कंपनसेट समवन्स लॉस, किसी के नुकसान की भरपाई करना को हम बोलते हैं टू मेक समवन्स गुड, ठीक है ना, टू मेक गुड टू समवन, राइट। तो किसी के नुकसान की भरपाई करना, तो यहाँ पे एजेंट को प्रिंसिपल के जो भी नुकसान होगा उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। इफ द एजेंट्स डिसओबीडियंस इज मटीरियल,
द प्रिंसिपल में इवन टर्मिनेट द एजेंसी। अगर मटेरियल मतलब मैंने आपको कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था, ठीक है आज बता रही हूँ। मटेरियल का मतलब आपको एक तो मालूम है क्या होता है मटेरियल का मतलब, नॉर्मली जो आपको मालूम है, गुड्स, सामान, ठीक है ना। यहाँ पर है डिसओबीडियंस इज मटेरियल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मटेरियल का मतलब मटेरियल इंपॉर्टेंस हमने आपको बताया था कहीं पे, मुझे लगता है फ्री कॉन्सेंट बताने के समय में बहुत जल्दीबाजी मैंने आपको मटेरियल बताया होगा कि अगर कोई गलती मटेरियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका होने से या ना होने से असर पड़ता है। कुछ काम ऐसा होता है कि नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जो आपने किया और वो मेजर मिसकंडक्ट है। मेजर मिसकंडक्ट मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, मटेरियल इंपॉर्टेंस का है, यानी कुछ बहुत ज्यादा वजन रखता है वो गलती, ठीक है ना। तो अगर आपने जो डिसओबीडियंस किया है, आपने जो नहीं माना किसी ऑर्डर का और जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एसेंशियल था, जो आपने नहीं माना, ठीक है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एसेंशियल जिसके बिना वो नहीं हो सकता है। अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर था जिसकी आपने अवहेलना की, तो वैसे केस में प्रिंसिपल टर्मिनेट भी कर सकता है एजेंसी को। क्लियर? ठीक है। ए कौन है? ब्रोकर है, ठीक है ना। अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट, सेल गुड्स ऑफ पी ऑन क्रेडिट। एक ब्रोकर है, अपने बिजनेस, उसके बिजनेस में कोई ये ऐसा नियम नहीं था कि आप क्रेडिट पे सामान को बेच सकते हैं, राइट, लेकिन उसने सामान को क्या किया, क्रेडिट पे बेच दिया, किसको? पी को, ठीक है ना। सेल्स गुड्स ऑफ पी ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ, अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट सेल्स गुड्स ऑफ पी ऑन क्रेडिट, यानी पी कौन है? प्रिंसिपल। ए पी में ये समझ लेना, ए एजेंट, पी प्रिंसिपल। पी प्रिंसिपल है, ए एजेंट है। प्रिंसिपल के बिजनेस में क्रेडिट पे सामान बेचने का नियम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ए क्या करता है, उसके सामान को क्रेडिट पे बेच देता है टी, किसी थर्ड पार्टी को। टी इज थर्ड पार्टी, किसी को थर्ड पार्टी को क्रेडिट पे पी का सामान ए बेच देता है, ठीक है। अब क्या हो, क्रेडिट टू टी हुज क्रेडिट एट द टाइम वाज वेरी हाई, उस समय उसका क्रेडिट क्या होता है, बहुत हाई क्रेडिट होता है, यानी बहुत, अगर आप बेचेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा है, बहुत हाई क्रेडिट है। टी बिफोर पेमेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट, टी क्या हो गया, थर्ड पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया। अब किसका नुकसान हुआ, नुकसान तो पी का हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, ए के, क्योंकि एक ने अपने दिमाग लगा करके उसको क्रेडिट पे बेच दिया जो कि उसमें नहीं चलता है। तो अब ए क्या करेगा, भरपाई करना पड़ेगा उसको उस नुकसान का, और ए बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड ए हैज टू मेक गुड ऑफ पी, राइट। नॉर्मली मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कब तक, इसीलिए बताता है एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टिल द एक्सटेंट टिल द ऑथोरिटी गिवन टू हिम, उस ऑथोरिटी को क्रॉस करने के बाद ही बिकम रिस्पॉन्सिबल। और ऐसे केस में अगर माइनर एजेंट है तो क्या वो रिकवर कर सकता है, एजेंट कैन बी माइनर, ये भी मैंने आपको बोला था कि लॉ नहीं रोकता कि आप माइनर को एजेंट मत रखिए, लेकिन तब आपको झेलना पड़ेगा नुकसान। इस केस में अगर माइनर होता ए तो नुकसान किसका होता, कंप्लीटली पी का हो जाता, यू कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम ए, लेकिन मेजर है इसलिए आप रिकवर कर सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए केस बोलता है कि माइनर तुमको जिसको, एजेंट तुमको जिसको रखना रखो, लेकिन प्रिंसिपल शुड बी मेजर, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल मेजर, अगर माइनर हो गया तो फिर एजेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। नहीं, नहीं हो सकता है, तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो थर्ड पार्टी माइनर के साथ थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट डील करेगा, हो ही नहीं सकता ना, थर्ड पार्टी माइनर के साथ जाएगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, और आपका एजेंट भी माइनर है, आपका प्रिंसिपल भी माइनर है, तो अब तो सारा नुकसान किसका हुआ, थर्ड पार्टी का। तो थर्ड पार्टी तो सोते हुए भी ये काम नहीं करेगा कि किसी बीच में किसी ऐसे आदमी के साथ करेगा, कोई तो चाहिए उसको शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। समझ में आया? ओके, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है वहां पे? नाउ टू कैरी आउट द वर्क विथ रीजनेबल केयर स्किल एंड डिलीजेंस, यानी कि
दूसरी ड्यूटी जो है एजेंट की वो क्या है कि वो दिए गए काम को केयर से करे, जिसके लिए दिया गया है, जिस जो काम में वो स्किलफुल है उस स्किल को यूज करते हुए जाए और मन लगा के करे, ठीक है ना। एंड एजेंट इज साउंड माइंडेड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो एन एजेंट इज साउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी with as much skill as is generally possessed by the person engaged in similar business unless the principal has notice of the lack of skill। ठीक है, अगर आपके पास मान लो कोई अकाउंटेंट है, तो हमने तुम्हें रखा है अपने काम को कैरी आउट करने के लिए, यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट, ठीक है ना, मेरा अकाउंट्स आप संभाल रहे हो, आपने मुझे बोला कि आप अकाउंटेंसी जानते हैं, तो आप उस स्किल को यूज करिएगा ना उस काम में, ठीक है ना। अगर आप मुझे बता देंगे कि यू डोंट नो, यू हैव नो बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटेंसी, तब भी मैंने आपको उस काम के लिए रखा, तो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि आप जानते हैं, आप काम कर चुके हैं और आप उस स्किल्स को नहीं यूज कर रहे हैं और उसके कारण मेरा नुकसान हो गया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि आपने छिपाया भी मुझसे ये बात कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, एजेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल। यही ये बोल रहा है कि he is always bound to act with reasonable diligence to use skill as he possesses and to make compensation to the principal in respect of the direct consequences of the neglect। आप जानते हुए, आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी में किधर क्रेडिट लिखना और किधर डेबिट लिखना, लेकिन आपने गलती कर दी और सारा का सारा नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपने बताया हुआ है उनको कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज होते हुए भी इसका मतलब आपने यूज नहीं किया उसको, आपने केयर नहीं किया, यानी आपने केयरलेसनेस दिखलाया। क्यों? क्योंकि ये किसी और का काम है, ये काम भी अगर आप करेंगे तो भी एजेंट बिकम लायबल, ठीक है। यानी एजेंट की ड्यूटी होती है कि आप उसको, मैंने पहले ही कहा था कि आप प्रिंसिपल के रूप में अपने आप को समझ लीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है और वैसे आप काम करिए। ऑब्वियसली आप सारे डिसीजंस क्या लीजिएगा? सही लीजिएगा। कोई ऐसा डिसीजन लेगा जिससे तुम्हें डायरेक्ट नुकसान हो जाए? नहीं ना। तो आपका काम ही है कि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप वो बन करके करिए। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो उसको यूज करिए ताकि कोई नुकसान ना हो। अगर केयरलेसनेस शो होगा तो एजेंट लायबल हो जाएगा। अगर उसने सारा नियम कानून सब कुछ फॉलो किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी ड्यूटी क्या है उसको, कि जो भी ड्यूटी है उसमें अपने स्किल, अपने डिलीजेंस और केयर के साथ उस काम को करे। समझ में आया? ये यहाँ एक केस है, चलो इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पी अगेन प्रिंसिपल, अ मर्चेंट इन कोलकाता, कोलकाता का कोई मर्चेंट है और उसका एजेंट है ए इन लंडन, to whom a sum of money is paid on P's account with orders to remit। ठीक है ना, P के अकाउंट में, P कौन है? मर्चेंट है कोलकाता का, और A कौन है? एजेंट है। इन लंडन टू whom a sum of money is paid to P's account with order to remit। A retains the money। मान लो हमारा कोई बिजनेस डीलिंग है, किसी के पास लंदन में P का पैसा है जो P के अकाउंट में आना है। एजेंट कौन है वहां पे लंदन में? उसका ए। उसने, थर्ड पार्टी ने ए को पैसा दे दिया कि ये पैसा लो और ये पी के अकाउंट में डाल दो, हमें ये पैसा उसको देना था। ए ने मनी को क्या क्या रिटेन कर लिया अपने पास, पी के अकाउंट में नहीं डाला। क्या हुआ? कंसिक्वेंटली पी डज नॉट रिसीव्ड एनी अमाउंट, है ना, प्रिंसिपल के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। एंड उसी दौरान, ठीक है ना, इन कंसिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी पी बिकम इंसॉल्वेंट। पी को वो पैसा चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन आपने आज नहीं, कल नहीं, परसों डाल देंगे, तरसों डाल देंगे, ठीक है ना, इस करते करते चक्कर में क्या किया, पी के अकाउंट में नहीं गया और इस समय प्रिंसिपल क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। नाउ ए इज लायबल फॉर पीस मनी एंड इंटरेस्ट। उसको पैसा भी देना पड़ेगा और उस पैसे का जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी देना पड़ेगा। किसको? पी को। क्योंकि आपने क्या किया? अगेन केयरलेसनेस, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ये एग्जाम्पल बताऊं या पूरा केस या पूरा पॉइंट बताऊं? अभी एग्जाम्पल जो बताए हुए, सपोज करो तुम पी हो प्रिंसिपल, ठीक है ना, और तुम्हारा ये एजेंट है, ये लंदन में रहता और तुम्हारा पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन फैला हुआ है, ठीक है ना। तो लंदन में जिससे भी तुम्हें पैसा लेना था, जो डेटर है, वो तुम्हारे अकाउंट में उसको 1 करोड़ रुपया जमा करना था। बड़े बड़े बिजनेस के रूप में देखना पड़ेगा इसको, उसको तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा करना था। तो किसको देता?
तो उसने तुम्हारे एजेंट को दे दिया और बोला कि ये रेमिट कर देना तुम्हारे अकाउंट में। ये क्या क्या सोता रहा, घर का काम करता रहा, ठीक है ना, कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। और यहाँ तुम क्या हो गए, यहाँ बैठे बैठे तुम कंगाल हो गए। हाँ, तुम्हारा 1 करोड़ का आना था, आया नहीं, और मीनवाइल तुम यहाँ का जो भी बिजनेस में हमेशा ट्रांजेक्शन होते रहे ना, लेन देन हमेशा होते रहता है, यू बिकम इंसॉल्वेंट। तो अब क्या हुआ, पैसा तो तुम्हारा था जो उसने टाइम पे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया रहता तो शायद तुम नहीं होते, राइट। तो वो पैसा जो तुम्हारा उसके पास रह गया, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे अकाउंट में, बिकॉज ही सोज केयरलेसनेस। तो उसकी गलती की वजह से अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ है तो उसको वो पैसा भी तुम्हें देना पड़ेगा, और उस पैसे का जितना इंटरेस्ट बनेगा वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। समझ में आया। तो इस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लायबल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने इंस्ट्रक्शंस पूरा पूरा फॉलो किया रहता और आपके अकाउंट में उसने ट्रांसफर कर दिया रहता टाइम में, उसके बाद आपका कुछ नुकसान होता, आपने किसको कुछ, आप किसी को इंडिया में पैसा देते और वो पैसा आपका डूब जाता, उसके लिए ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, समझे। तो उसने कोई इंस्ट्रक्शंस कहीं पे लापरवाही किया और लापरवाही के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल। रेंडर प्रॉपर अकाउंट, अभी हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे भाई, जो भी तुम रखते हो ना, पूरा लिखा पढ़ी जो होता है ना अकाउंट्स का, लेन देन पूरा क्लियर होना चाहिए। और जब भी आपसे आपका प्रिंसिपल मांगता है, यू कैन शो हिम दैट प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, है ना, आप उसको उसी समय पे आप अवेलेबल करा दीजिए, और सारा हिसाब किताब उसमें भी लो चाहे तो उसमें भी केयरलेसनेस है, ठीक है ना। ही इज बिलीविंग ऑन यू कि आप उससे सही से कर रहे होंगे। आप अगर पैसा खा रहे हैं और आप नहीं दिखा रहे बुक ऑफ अकाउंट में, एंड लेटर ऑन इट हैज बीन डिस्कवर्ड, तो आप फ्रॉड के लिए टर्मिनेट तो होगा एजेंसी, आपको स्यू भी किया जा सकता है, आपको वो सब देना भी पड़ेगा। समझ में आया। तो जब भी बुक ऑफ अकाउंट मांगा जाए उसको दिखा दीजिए आप। टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी, जो हमने आपको पहले दिन बताया था कि अगर नेटवर्क नहीं है, नहीं हो पा रहा, उस जगह से फोन नहीं हो रहा है, आप मेल नहीं कर सकते हैं, इतनी मुश्किल है, तो अब आप क्या करेंगे, कितना, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ठीक है, तो आप कम्युनिकेट करिए। पहले तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है, आप कम्युनिकेट करिए, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रिंसिपल देता है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उस सिचुएशन में जो भी आपने बोला ठीक है ऐसा कर लो, वो ऐसा आप कर लीजिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका बात हो ही नहीं, तो अगर बात ना हो तो क्या करेंगे आप, तो फिर उस समय जो आपको सही लग रहा है वो करिए, लेकिन उसमें इंटेंशन सही होना चाहिए, इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को ताक पे रख करके एजेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। समझ में आया, समझ में आया, ये वाला पॉइंट आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना जरूरी है डिफिकल्टी में, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, वहां कम्युनिकेट करिए। अगर नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट टू डू, देन डू एक्ट इन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, राइट। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने आप अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है, अपने मर्जी से तभी करना है जब बहुत सिचुएशन डिमांडिंग है और आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। P प्रिंसिपल, A एजेंट, लास्ट बेंच, बस 5 मिनट आओ, 4 मिनट आओ, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं, बस 4 मिनट आओ, ठीक है। P डायरेक्ट्स A, P क्या बोलता है, प्रिंसिपल A को बोलता है कि तुम मेरा स्टेट, मतलब प्रॉपर्टी, जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी उसको स्टेट बोलते हैं, तुम मेरा स्टेट क्या करो, बेच दो। A on looking over the estate before selling it, A स्टेट को देखता है, पहले बेचने से पहले देखता है, और उसको पता हो जाता है कि कितने का प्रॉपर्टी है। सपोज करो क्या होता है कि वो फाइंड्स अ माइन ऑन द स्टेट, उसको पता है कि यहाँ जहाँ इनका पूरा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उसको समहाउ ही कम टू नो कि यहाँ तो माइंस हो सकता है नीचे, माइंस यानी नीचे, अगर हम बहुत ज्यादा डिग करेंगे तो बहुत अंदर कुछ तो यहाँ पे होगा, दो नेचुरल रिसोर्सेस, कोयला, हीरा, कुछ तो खान होगा इसके नीचे, पेट्रोलियम कुछ होगा इसके अंदर, उसको पता चल जाता है। अब वो क्या बोलता है ए को, ए बोलता है पी को, वो समझता है कि मैं खुद ही खरीद लेता हूँ, तो बोलता है ऐसा करिए ये आप मुझे ही दे दीजिए, एंड ही डजंट रिवील कि इसके अंदर उसको खजाना मिला, ठीक है ना। और वो बोलता है ठीक है आपको ये 10 करोड़ रुपया है, मैं आपको देता हूँ, ये स्टेट में खुद खरीद लेता हूँ, ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खरीद लो। लेकिन लेटर ऑन अगर ये पता चलता है कि आपको मालूम चल गया था कि यहाँ पे क्या है,
खजाना है, माइन है, पेट्रोलियम है, कुछ है, लेकिन तब भी आपने ये चीज कंसील करके, क्या थे आप उस समय मेरे एजेंट थे, ठीक है ना, ये चीज कंसील करते हुए या तो आपने खुद खरीद लिया या आपने किसी जान पहचान वाले को खरीदा दिया, ठीक है ना, कि बाद में मैं तुमसे ले लूंगा, अभी सस्ते में तुम ले लो, बाद में तुमसे महंगे में ही ले लूंगा, ऐसा भी केस है, आएगा वो केस भी। अगर ये पता चल जाता है प्रिंसिपल को तो ये वाइड हो जाएगा, समझ में आया, ये डीलिंग उसी समय कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने एज एन एजेंट रहते हुए मेरे फेवर में नहीं सोचा, आपने अपने फेवर में सोचा। और एजेंट किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल्स राइट्स, है ना। इंटेंशन तो सही होना चाहिए, इंटेंशन चीट कहा गया, इसीलिए खत्म। देखो 2 मिनट पहले ही खत्म कर रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे बता दिया करो जब ज्यादा लगने लगे तो, मुझे तो लगता है कि थोड़ा आपको पेशेंटफुल होना पड़ेगा विद लॉ।